हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे अपने 12th की। तो 12th में हम चैप्टर नंबर 2 पे चल रहे थे फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हम इसके अंदर बहुत सारे पार्ट बना चुके हैं। पार्ट 5 वीडियो आज यहाँ पर डिस्कस की जाएगी, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक लिए गए हैं और इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। ठीक है, मैं हर टॉपिक को तो अच्छा नहीं बताता, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बेइंतहा अच्छे होते हैं, जिनके ऊपर आपको एकेडमिक के साथ साथ एंट्रेंस के अंदर बैठोगे तो उनमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला। जैसे कि आपका एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो ये बहुत अच्छा है। टॉपिक नंबर 1 ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में हम जानेंगे अच्छे से, और इसका एक डेरिवेशन है वो भी करेंगे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पहला वाला है। ठीक है। तीसरा क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का हम रीडिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, और हम इसमें लॉस ऑफ एनर्जी भी देखेंगे कि एनर्जी कितनी लूज होगी अगर चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो तीसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना चौथा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो तैयार रहिएगा कॉपी पेन निकाल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक की तरफ से। टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, पिछली वीडियो में आपने ये तो जान ही लिया था कि कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर के बारे में आपने डिटेल से जाना था। ठीक है, और किस तरह से उसकी प्लेटें एक दूसरे से दूर रखी हुई होती है। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, आपने स्फेरिकल कैपेसिटर एज वेल एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बहुत अच्छे से देखा था। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। पहला क्या था आपके पास टॉपिक, पहला था एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होगी। तो जिस तरह से हम हर टॉपिक के डीप लेवल में पहुंचते हैं, तो उसी तरह से इसके भी पहुंचेंगे। तो इसके पहुंचने से पहले कुछ जनरल चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास ये एक प्लेट है। भाई इनिशियल स्टेट में जिस तरह से आपको ये प्लेट दिखाई दे रही होगी, तो इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना निगेटिव चार्ज भी होगा। इट मीन्स ये प्लेट शुरुआत में क्या होगी, न्यूट्रल। क्या होगी, न्यूट्रल होगी। शुरुआत में न्यूट्रल होगी, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना निगेटिव चार्ज भी होगा। दैट्स वाई ये क्या होगी, शुरुआत में न्यूट्रल होगी। अगर मैं ये कहूँ कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन आपने ट्रांसफ़र करवा दिए, तो इसके पास से आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करवाए, इट मीन्स निगेटिव चार्ज को ट्रांसफ़र करवाया, तो निगेटिव चार्ज की कमी हो गई इसके ऊपर। तो निगेटिव चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज पहले से ही उतना ही था जितना पहले था, तो निगेटिव चार्ज की वैल्यू कम हुई है। इट मीन्स ओवरऑल इस प्लेट के ऊपर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पॉजिटिव निगेटिव के इक्वल होता। जब निगेटिव आपने कम कर दिया तो पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो इस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल था, आपने समझ लिया। तो कुछ इस तरह का हम देखेंगे कैपेसिटर के अंदर, कुछ इस तरह के फिनोमेना इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ तो एनर्जी कैसा आएगी भाई, एनर्जी कैसा आएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास ये 2 प्लेटें हैं, इसे कैपेसिटर बना दो। अब कैपेसिटर बना दो, कैसा कैपेसिटर बनेगा भाई, कैपेसिटर का आपको पता होगा इसके पास क्यू चार्ज है, तो इसके पास माइनस का क्यू चार्ज होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, करना ये होगा, शुरुआत में न्यूट्रल होंगी दोनों प्लेटें और आपको यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो चार्ज ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। ठीक है, अभी पूरा डिटेल में चलेंगे। जब आप चार्ज ट्रांसफ़र करते हो तो आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि चार्ज ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा, भाई ऐसा थोड़ी ना है चार्ज ऑटोमेटिक लीक कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ को मूव करेंगे। दैट्स मीन कि यहाँ से जो चार्ज आने वाला है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ वर्क की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितना मैं वर्क करूँगा वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में स्टोर हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश कर दे जाए पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट ले करके, तो आप ये कह सकते हो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज के ट्रांसफ़र होने की वजह से आया। जितना ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र करवाओगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव निगेटिव आएगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव निगेटिव आएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इससे ये पता लग गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है 2 प्लेटों के बीच में वो चार्ज के ट्रांसफ़र होने की वजह से आई है, और चार्ज का ट्रांसफ़र जो कराया वो आपने कराया है एक्सटर्नल वर्क दे करके।
तो इसका मतलब ये हुआ जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र होगा और उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो इससे ये पता चल गया कि जो एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटर के अंदर वो एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है। तो ये बात ध्यान रखना है, एनर्जी जो स्टोर हो रही है कैपेसिटर के अंदर वो एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है। ठीक है, तो जो आपने वर्क किया है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कराएगा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कराएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मेथड को बोलोगे आप चार्जिंग। आपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे वर्क डन, द वर्क डन in charging, the work done in charging the capacitor is stored in the form of electrical potential एनर्जी। अभी आपको मैंने बताई एक बात, भैया आप चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको वर्क करना पड़ रहा है ना, और जितना ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है उतना ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र होगा। तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको इंक्रीज़ करानी है कैपेसिटर की तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, इट मीन्स बहुत ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो जो आपने वर्क किया वो सारा का सारा वर्क किस में इन्वॉल्व हो जाएगा, उसको दूसरे रूप में आप क्या कह सकते हो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी आपने इंक्रीज कर दी। तो इसका मतलब वर्क ही है जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवा रहा। तो जितना आपने वर्क किया उतना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है। तो जो आपका वर्क है वही तो स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये फॉर्म जो हो गई पोटेंशियल एनर्जी की हो गई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी of the capacitor is in the form of किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। वाओ, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना आप वर्क कर रहे हो कैपेसिटर को चार्ज करने में वो उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। इट मीन्स वर्क जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के जस्ट इक्वल होगा। पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर्ड हुई है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए मैं बैटरी की बात करता हूँ कि भाई आपने कैपेसिटर के दोनों सिरों से एक बैटरी लगा दी प्लस माइनस। अब होगा क्या, अब बैटरी जैसे ही आपने लगाई है तो बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेगी। तो बैटरी जितना वर्क कर रही है कैपेसिटर को चार्ज करने में, ठीक है, वो खुद तो डिस्चार्ज होती चली जाएगी और कैपेसिटर के अंदर चार्ज को बढ़ाती चली जाएगी। तो ये काम जो करेगी, वर्क जो करेगी वो कौन करेगी, बैटरी। तो जितना वर्क बैटरी कर रही है माय डियर तो उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यही होता है सिस्टम। अब ये बात करें कि बैटरी के अंदर से एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या है, कैपेसिटर को आप किस तरह से चार्ज करोगे। ठीक है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। वही तो फॉर्मूला है जिसको आपको अच्छे समझना है कैसे हुआ है कैपेसिटर चार्ज। देखिए मान लेते हैं कि आपके पास ये एक कैपेसिटर है जिसकी आपने दो प्लेट बना रखी है, दैट इज़ प्लेट 2, दैट इज़ प्लेट 1। ये प्लेट 2 है, आई होप आपको दिख रही होगी, यस क्लियर दिख रही है। ये प्लेट 2 है और ये प्लेट 1 है। अब देखिएगा, अब आपको करना है क्या है, इसको चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए क्या करना होगा, आपको प्लेट 2 से प्लेट 1 की तरफ को चार्ज का ट्रांसफ़र कराना होगा। किसकी तरफ से, प्लेट 2 से प्लेट 1 की तरफ को। अब शुरुआत में तो दोनों ही प्लेटें न्यूट्रल है, तो शुरुआत में जब आप चार्ज ट्रांसफ़र कराओगे, इट मीन्स अगर आप थोड़ा सा चार्ज ट्रांसफ़र कराओगे तो इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में प्लेट 1 जो होगी वो हो गई हाई पोटेंशियल पर, क्योंकि इसके पास तो प्लस का चार्ज आ चुका है। ठीक है, इसके पास प्लस का चार्ज आ चुका है और इसके पास माइनस का चार्ज आ चुका। तो माइनस वाली प्लेट दैट इज
प्लेट 2 दिस विल बी एट लो पोटेंशियल, तो ये लो पोटेंशियल पर है, एंड प्लेट 1 इज एट हायर पोटेंशियल। तो प्लेट 1 के पास जो है वो है हाई पोटेंशियल, जबकि प्लेट 2 के पास क्या है, लो पोटेंशियल है। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ये हाई पोटेंशियल पर हो गई, ये लो पोटेंशियल पर ही हो गई। अब जितनी बार भी आप चार्ज ट्रांसफ़र कराने की कोशिश करोगे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, प्लस से माइनस की तरफ को थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड ही आया होगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा, तो आया तो ये होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर थोड़ी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसका मतलब ये हुआ ना, थोड़े चार्ज ट्रांसफ़र करने के बाद थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है पॉजिटिव चार्ज, एक बार फिर से पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता, लेकिन यहाँ तो आप पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लाने की कोशिश करो, मतलब इस तरफ को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन फिर भी आपको पॉसिबल कराना, तो अगर आपको पॉसिबल कराना है ऐसा, तो भाई आपको फिर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यही तो बोल रहे हैं कि आपको चार्ज को हाई पोटेंशियल पर लाने के लिए लो पोटेंशियल से आपको वर्क करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा थोड़ा चार्ज लेकर आएँ और थोड़ा थोड़ा आपको वर्क कराना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि इसके पास चार्ज आ चुका है क्यू डैश। जब इसके पास क्यू डैश चार्ज आ चुका है तो इसके पास से क्यू डैश चार्ज ट्रांसफ़र हुआ होगा, तभी तो इसके पास क्यू डैश चार्ज आ गया। अगर ये बात आपको क्लियर हो चुकी है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं बीच वाले पार्ट को एक बार फिर से। भाई चार्ज आप ट्रांसफ़र करा रहे थे, बिट बाय बिट आपने चार्ज ट्रांसफ़र कराया, ज़बरदस्ती चार्ज ट्रांसफ़र कराया, हाई पोटेंशियल पर लेकर गए। ठीक है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर लेकर गए तो आपको वर्क कराना पड़ा। जितना आप वर्क कराओगे इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी और उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा प्लेटों के बीच में। तो यहाँ से आपने मान लेते हैं क्यू डैश चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया प्लेट 2 से प्लेट 1 पर। इस कंडीशन में मान लेते हैं इसका पोटेंशियल कितना है, वी डैश है। क्या है, वी डैश है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, सी है। तो लेट्स से, है ना, तो प्रूफ देख लेते हैं इसका। लेट्स से द कैपेसिटी of parallel plate capacitor is C. Initially both plates are at zero potential, शुरुआत में ही न्यूट्रल थी। ठीक है, एंड वर्क हैज़ टू बी डन, वही वर्क करना पड़ेगा टू ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1। प्लेट 2 से चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। लेट्स से एट एनी स्टेज, किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पर, किसी पर्टिकुलर स्टेज की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूँगा, किसी पर्टिकुलर स्टेज की बात करूँगा, एट एनी स्टेज, अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो आपके पास Q इज इक्वल टू कितना होता है, CV। अगर यहाँ से मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहूँगा किसी पर्टिकुलर स्टेज पर, तो आपके नॉर्मली फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा Q/C। तो लेट्स से एट एनी स्टेज, किसी पर्टिकुलर स्टेज की बात कर रहे हैं जब चार्ज Q डैश ट्रांसफ़र हो चुका है। तो लेट्स से एट एनी स्टेज, तो V डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q'/C। आप ये भी लिख सकते हो व्हेन Q डैश चार्ज इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, जब Q डैश चार्ज ट्रांसफर हो चुका है फ्रॉम प्लेट
2 टू प्लेट 1, जब 2 से 1 पर को क्यू डैश चार्ज ट्रांसफर हो चुका तो उस पर्टिकुलर स्टेज पर जो पोटेंशियल होगा प्लेटों के बीच में, हाँ पोटेंशियल होगा प्लेटों के बीच में, वो कितना होगा वी डैश पोटेंशियल होगा, जिसकी वैल्यू होगी क्यू डैश अपॉन सी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब मान लेते हैं आपको कैपेसिटर चार्ज करना था, क्या करना था, कैपेसिटर चार्ज करना था, और आपको चार्ज ट्रांसफ़र करानी थी कितनी भाई, माइनस क्यू से इधर प्लस क्यू, मतलब क्यू चार्ज ट्रांसफ़र करानी थी। तो क्यू यहाँ दिखा दो ना यार, इतनी दूर क्यों दिखा रहे हो। तो जब आप क्यू चार्ज ट्रांसफ़र कर दोगे इट मीन्स ये वाली साइड पूरी पॉजिटिव हो चुकी होगी और ये निगेटिव हो चुकी होगी। इट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका होगा, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र कराई थी। ठीक है, तो मान लेते हैं आपने चार्ज कितने ट्रांसफ़र कराई है, क्यू चार्ज ट्रांसफ़र कराई है, कितने चार्ज, क्यू चार्ज टोटल ट्रांसफ़र हुई है क्यू चार्ज, लेकिन शुरुआत में चार्ज कितने ट्रांसफ़र कराई थी, कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं कराई थी। तो शुरुआत में तो प्लेट आपकी न्यूट्रल थी, तो इट मीन्स कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं किया था। तो शुरुआत में आपका कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, लेकिन फाइनली आपको क्यू चार्ज ट्रांसफ़र करना, तो जो आपको क्यू चार्ज ट्रांसफ़र करने तक वर्क करना पड़ेगा, तो वो आपको कैसा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर आपने स्मॉल वर्क की बात करूं, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, देखिए ये डायग्राम नंबर 1 है, डायग्राम नंबर 2 है। स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क हैज़ टू बी डन, हैज़ टू बी डन इन ट्रांसफर अ स्मॉल चार्ज। ये कह रहे हैं भाई जब थोड़ा चार्ज ट्रांसफ़र करोगे, जब थोड़ा चार्ज ट्रांसफ़र करोगे तो आपको थोड़ा सा ही वर्क करना पड़ेगा, दैट इज डी डब्ल्यू। डी का मतलब है स्मॉल वर्क, डी डब्ल्यू। तो थोड़ा सा वर्क निकालने के लिए आपको, अब देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर मैं वर्क निकालूंगा तो ये हो जाएगा V इंटू क्यू, पोटेंशियल इंटू चार्ज। ठीक है, तो थोड़े से वर्क की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा चार्ज आपने ट्रांसफ़र किया था, दैट इज क्यू डैश इंटू, है ना, चार्ज आ चुका, और इंटू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल की बात करोगे, ठीक है, पोटेंशियल की बात करोगे तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल होगा आपके पास V डैश। तो यहाँ पर आप डी क्यू लगा दीजिएगा, अभी दिखाता हूँ आपको। ये आपके पास V डैश इंटू डी क्यू आ जाएगा, डी क्यू डैश। अब ये डी क्यू डैश कौन सा है भाई, मैं ये कह रहा हूँ अभी आपके पास इससे इस प्लेट पर को आपने क्यू डैश चार्ज ट्रांसफ़र किया है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा सा और चार्ज ट्रांसफ़र करोगे, दैट इज़ पॉजिटिव इन नेचर, अगर थोड़ा सा चार्ज और ट्रांसफ़र करोगे तो भाई आपको उतना और वर्क करना पड़ेगा। जब थोड़ा सा चार्ज और ट्रांसफ़र करोगे तो इस पर थोड़ा सा और निगेटिव आ जाएगा, यस और नो। तो इस चार्ज को लाने के लिए आपको अब वर्क करना पड़ेगा, तो वही तो है स्मॉल वर्क। ठीक है, डी क्यू डैश चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा यहाँ से V डैश की वैल्यू रखिएगा, V डैश की क्या होगी, क्यू डैश अपॉन सी, और डी क्यू डैश ऐसे ही रहने दीजिएगा, डी डब्ल्यू। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन समझ नहीं आया तो यार मुझसे आप पूछने की कोशिश किया करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या किसी पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर आपको दिक्कत आ रही है तो आप पूछा करें। आपको सीखने से मतलब है, आप अल्टीमेटली सीखो, चीज़ों को जानने की कोशिश करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। यहाँ मैं नीट के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ एरर लेस के थ्रू। ये अपने आप में एक वास्ट बुक है, तो बहुत अच्छी बुक है, उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। 11th-12th के सबके न्यूमेरिकल बिल्कुल फ्री वीडियो आपको मिलने वाली है, और साथ में आपको जो वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं ये एकेडमिक के हैं। अगर आपको नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इन लेक्चर्स को देखकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम हुआ करे तो पूछा करो। ठीक है, शुरुआत में कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, और आपको क्यू चार्ज तक ट्रांसफ़र करना था। ठीक है, करेंगे यार, क्यू चार्ज तक ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपने क्यू डैश चार्ज ट्रांसफ़र कर रखा था। ठीक है, तो वर्क तो करनी पड़ी थी। अब आप कर रहे हो उसके बाद थोड़ा सा ट्रांसफ़र चार्ज और, दैट इज़ डी क्यू डैश। तो आपने कहा यार इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा वर्क करना किसको, डी क्यू डैश को मूव कराने के लिए। तो आप कहोगे इन दोनों प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल है उसको भी तो ले लो,
तो वो है आपके पास वी डैश, और वी डैश आपने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है क्यू डैश अपॉन सी। ठीक है, ये हो गया। ये इक्वेशन आपके पास कौन सी आ चुकी है, सेकंड। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है कैपेसिटर चार्ज कैसे हो रहा है तो आप मुझे बता दें, कैपेसिटर चार्ज करके दिखा देंगे आपको किस तरह से चार्ज हुआ है। ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं, इसको रफ कर दिया। देखिएगा, जब मुझे कैपेसिटर को चार्ज कराना है, ठीक है, कैपेसिटर को चार्ज कहाँ से कहाँ तक कराना, माइनस क्यू से, है ना, माइनस क्यू मतलब क्यू चार्ज ट्रांसफर कराना है, तो आपको क्या करना होगा, टोटल वर्क की बात कर लेते हैं। टोटल वर्क डन इन ट्रांसफर द चार्ज क्यू, क्यू चार्ज सही करके लिख लो, क्यू चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। भाई हमने शुरुआत में कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं करी, अब आपको टोटल क्यू चार्ज ट्रांसफर करनी है शून्य से लेकर के, तो आप कहोगे वो वर्क कहलाएगा आपका डब्ल्यू, और ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको थोड़े से वर्क का। इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि भाई वर्क जो है अब वो डी क्यू डैश पर डिपेंड कर रहा, तो जितना जितना चार्ज ट्रांसफर करोगे तो चार्ज पर डिपेंड कर रहा, तो इसका मतलब अगर आपको क्यू डैश से मतलब क्यू चार्ज ट्रांसफर करना पड़ जाए तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ में आपको इंटीग्रेशन कर देते हैं, जब थोड़ी चीज़ दे रखी हो और पूरे का निकालना हो तो आप इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन की लिमिट, आपने कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं किया था शुरुआत में, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, आपको क्यू चार्ज ट्रांसफर करना था। ठीक है, टोटल क्यू चार्ज ट्रांसफर करना था, और ये तो आपको पता है जितना आप वर्क करोगे एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में दिखाई देगी। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा 0 से Q, टी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, Q डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू डैश। ठीक है, 1 अपॉन सी को बाहर ले लीजिएगा, अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन में 0 से Q डैश इंटू डी क्यू डैश। आपको पता है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है वो टर्म आपको यहाँ मिल चुकी है। जैसे कि अगर x इंटू डी एक्स दे रखा है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, और यहाँ पर x है तो x की पावर कितनी है 1, तो पावर में 1 ऐड कर देते हैं, और जितना ऊपर आता है उतना नीचे भी लिख देते हैं। इट मीन्स अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से यहाँ पर आया हूँ, 1 अपॉन सी ऐसा ही रहेगा, 1 अपॉन सी तो ऐसे ही रहेगा, 1 अपॉन सी ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा Q डैश की पावर 1 प्लस 1, और वो पावर नीचे भी आ चुकी है। ये इंटीग्रेशन का रूल है। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा हो ना, x की पावर है इंटू डी एक्स, तो इसका क्या होता है, पावर में 1 ऐड कर दो और जितनी पावर आई है वो नीचे भी लिख दो। तो वही तो हमने सॉल्व भी किया। पावर कितनी थी इसकी, Q डैश की पावर 1 थी, तो 1 में 1 ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास 1 अपॉन सी, इसको यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन सी, ये हो जाएगा Q डैश का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और लिमिट कितनी चल रही थी यहाँ, इसको यहाँ दिखा देते हैं 0 से Q तक, लिमिट नहीं हटाएंगे। ठीक है, 2 बाहर ले दो तो ये 2C हो जाएगा, और अंदर हो जाएगा Q डैश का स्क्वायर, और लिमिट लगी हुई है 0 से Q तक। लिमिट खोलो 1/2C, तो लिमिट खोलेंगे तो Q डैश की जगह अपर लिमिट में आ जाएगा Q, माइनस लोअर लिमिट में आ जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सही करके लिखोगे तो आ जाएगा आपके पास 1/2C इंटू क्यू स्क्वायर, और वी कैन से 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो ये आपके पास वर्क डन आ चुका है। क्या आ चुका है, वर्क डन। अब आप क्या कहोगे, दिस वर्क डन या दिस वर्क is stored in the form of potential energy that is U is equal to कितना हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, U कितना आ गया 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो सिंपल था यार। अच्छा, इसके फॉर्मूले 3 होते हैं, वो देख लेते हैं। Q इज इक्वल टू आपके पास होता है CV। अगर मैं Q की जगह CV रख देता हूँ तो आपके पास U कितना आ जाएगा 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन सी
एक सी से सी कट गया तो u आ जाएगा 1/2 CV²। ठीक है, एक फॉर्मूला ये आ चुका है, एक फॉर्मूला ये आ चुका है, और एक फॉर्मूला निकल कर आएगा u = 1/2 Q/V। ठीक है, ये सब के सब फॉर्मूले कैपेसिटर के लिए हैं। ध्यान रखना, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उनके फॉर्मूले क्या है, 1/2 Q² C, 1/2 CV² और 1/2 Q/V। 1/2 सब में सच होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था यार, कोई इतना टफ लगा क्या आपको? उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल टफ ही नहीं लगा होगा, ईजी था। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते। रिकॉल करने ही क्या था, आपके पास दो प्लेटें थी, न्यूट्रल थी। ठीक है, आपने थोड़ा सा चार्ज ट्रांसफ़र कराया, तो आपको आप थोड़ा सा चार्ज ट्रांसफ़र कराओगे तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक प्लेट हो जाएगी हाई पोटेंशियल पर, दूसरी प्लेट हो जाएगी लो पोटेंशियल पर। अब इस कंडीशन के बाद भी अगर आप चार्ज ट्रांसफ़र कराओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो किसी पर्टिकुलर स्टेज पर अगर मैं चार्ज ट्रांसफ़र करा चुका हूँ Q', तब इस केस में आपके पास पोटेंशियल जो निकल कर आ जाता है V' कितना आ जाता है, V' Q'/C, कैपेसिटी सी है। अब इसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा चार्ज और ट्रांसफ़र करके दिखाओ, दैट इज़ dQ'। तो आप कहोगे यार थोड़ा सा वर्क और करना पड़ेगा आगे को, तो उस वर्क को आपने कैलकुलेट कर लेता। dW = कितना था आपके पास, V' × dQ'। बस आपने यही करना था। फिर V' की आपने Q'/C से वैल्यू लगा दी। फिर आपने ये कह दिया कि जो हमने कैपेसिटर चार्ज किया है 0 से Q तक किया, आपने लिमिट लगा दी, और आपने इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला ये वाला खोला, x⁻n dx वाला, और आपने इंटीग्रेशन खोल के इसको सॉल्व कर लिया। अपर लिमिट रख दी, लोअर लिमिट रख दी, तो आपके पास वर्क निकल कर गया 1/2 Q²/C। और हमने यही कह दिया कि ये वर्क जो आया है निकल के, यही तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यस, यही वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की। जितना ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र हुआ होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा ना। तो वही बताया था मैंने आपको शुरुआत में। तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी था। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिएगा किसी तरह से आप। और अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो यार पूछने से ही सॉल्यूशन होगा आपका, और नहीं पूछोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने तो आपको मोबाइल नंबर तक दे रखे हैं आपको पूछने के लिए, जो पूछना है पूछो, खुल के पूछो। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, अगला टॉपिक आता है एनर्जी स्टोर्ड इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये आपका कैपेसिटर के अंदर एनर्जी आ चुका है। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि अगर आपके पास कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हों तो क्या होगा भाई। तो आप यहाँ लिख सकते हो एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है। तो ठीक है, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन आपके पास ये होता कुछ। अब मान लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी है C1 एंड इसकी कैपेसिटी है C2 और इसकी कैपेसिटी कितनी है C3, और ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए होंगे जो सीरीज में होंगे। जब भी आपसे इस कॉम्बिनेशन की एनर्जी पूछेगा तो आपको एनर्जी का वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें हाँ, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना, इसके लिए भी आपको एक बात बताता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन है, चार्ज क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि आपको मैंने बता रखा था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट होगी। जितनी चार्ज C1 से पास होगी उतनी ही चार्ज C2 से और उतनी ही C3 से, और आगे को इसी तरह से चार्ज पास होती रहेगी। इट मीन्स चार्ज कांस्टेंट होने वाली है। तो चार्ज आपके पास कांस्टेंट है तो आपको वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें कैपेसिटी आती हो और चार्ज आता हो, दैट इज़ 1/2 Q²/C। ठीक है, अब यहाँ पर पूरे सिस्टम की बात करोगे तो C इक्विवेलेंट कहलाएगा। और आपको पता है सीरीज के लिए C इक्विवेलेंट क्या होता है फॉर्मूला, Q² तो बाहर रहेगा, इसको 1/C इक्विवेलेंट लिख सकते हो। तो ये होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और इस तरह से आपने जितने भी चार्जेस लगा रखे हैं उन सभी की 1/।
इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन C1 प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C2 प्लस डैश डैश डैश, इसी तरह से आगे आप लिख सकते हो। तो आप ये कह सकते हो ना कि ये पहले वाले कैपेसिटर के अंदर एनर्जी है, दैट इज़ U1, और ये U2, ये U3, और इसी तरह से बाकी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी आ गई। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर सीरीज़ में लगे हुए हैं कैपेसिटर तो उन सब की टोटल एनर्जी जो होगी वो U1 प्लस U2 प्लस U3 होगी, वो आपने ऊपर देख चुके। अब अगर मैं ये बात करता हूँ कि आपने कैपेसिटर सीरीज़ में ना लगा करके पैरेलल में लगा रखे हैं, ठीक है, तो आपके लिए पैरेलल का देख लेते हैं। पैरेलल का क्या होगा, ये दुनिया एक दुल्हन, तो पैरेलल में क्या होगा, आपको कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ेंगे कुछ इस तरह से। इनके सभी टर्मिनल आपने कनेक्ट कर दिए, और ऐसे बहुत सारे आपने कैपेसिटर लगा रखे। तो मान लेते हैं इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 और इसकी कैपेसिटी C3 है, और आपको पता है इस कंडीशन में पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब जितने भी कैपेसिटर आपने लगा रखे हैं वो सभी को आपने सेम पोटेंशियल पर लगा रखा होता है ना, तो इट मीन्स सारे के सारे कैपेसिटर सेम पोटेंशियल पर लगे हुए हैं। इट मीन्स C1 का भी पोटेंशियल वही होगा जो C2 का होगा, वो और C2 का भी उतना ही होगा जितना C3 का होगा। तो यहाँ पर V क्या है आपके पास, कांस्टेंट। अरे समझे बुड़बक, समझ गए हैं, सबके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इस कंडीशन में आपको कैपेसिटी का वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें कैपेसिटी भी आ रही होगी साथ में पोटेंशियल भी आ रहा होगा, दैट इज U इज इक्वल टू हाफ CV²। लगाइएगा। तो पूरे सिस्टम की अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा तो पूरे सिस्टम का 1/2, पूरे सिस्टम की C, तो पूरे सिस्टम की C को हम C इक्विवेलेंट बोलते हो, और V क्या है, कांस्टेंट है, इट मीन्स V²। तो ठीक है, C इक्विवेलेंट को अगर हटाओगे तो आप किस तरह से दिखाओगे, पैरेलल में आपको पता C1 प्लस C2 प्लस C3 कुछ इस तरह से निकल कर आती थी, यस और नो, यस। अब आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, हाफ, जिस तरह से आपने इसको लिखा था V² हाफ, ऐसे लिखो हाफ CV1², सॉरी हाफ C1V² प्लस हाफ C2V² प्लस एंड सो। तो ये क्या है, हाफ C1V², मतलब पहले वाले कैपेसिटर की एनर्जी कितनी, हाफ C1V², दूसरे वाले कैपेसिटर की एनर्जी हाफ C2V², तीसरे वाले की एनर्जी हाफ C3V²। तो इसका मतलब आप इसको ये कह सकते हो पूरे सिस्टम की एनर्जी जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर की अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उनके सम के इक्वल बैठेगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये सिंपल था, ये भी इतना टफ नहीं था, और आपको पता है हम एसएल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो एसएल के अंदर जो टॉपिक है उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एसएल के अंदर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के बाद कुछ ये सीरीज और पैरेलल के दे रखे थे, छोटी छोटी चीज़ें आपको समझने की नहीं, और आपने ये अच्छे से समझ भी ली हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। वाओ, एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या है भाई, एनर्जी डेंसिटी का देखिए, जब भी आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी कर रहे थे तो आपने एरिया से डिवाइड कर दिया था, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी की। तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है उसकी डेंसिटी क्या है, उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आपको एनर्जी डेंसिटी देखनी होगी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा कैपेसिटर के अंदर वो कहलाएगी आपकी एनर्जी डेंसिटी। तो आपको प्रूफ करना है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, आपके पास तीसरा टॉपिक जो था वो था आपके पास एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इतना तो पता चल ही चुका है कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो यहाँ पर कह रहे हैं एनर्जी डेंसिटी का जिक्र करो भाई, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का जिक्र कर लेंगे। आपके पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मान लेते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव कौन सा, पॉजिटिव Q। ओ हो, ये माइनस का Q वो बना लेते हैं। ओ हो कितना अच्छा लग रहा है, ओ माय गॉड सो स्वीट। ये प्लस Q है और ये माइनस Q है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लेते हैं इसका एरिया कितना है, A है। क्या है एरिया, A।
और दोनों के बीच सेपरेशन की अगर बात करें दैट इज़ डी। और आपको ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, किसी एक प्लेट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों प्लेटों की वजह से बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, मतलब 2 हट जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। मान लेते हैं इस पर्टिकुलर प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका है उतना इसका भी है सिग्मा, और सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया। अगर एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा तो आप कहोगे एनर्जी डेंसिटी may be कैलकुलेटेड किस चीज को कैलकुलेट करके? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी में बी कैलकुलेटेड बाय एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उसी को करस्पॉन्डिंगली इंक्रीज करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो आप कह रहे हो जो एनर्जी स्टोर्ड है, अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करो तो जो एनर्जी स्टोर्ड है उसकी पर यूनिट वॉल्यूम में डिस्कशन कर लेते, तो पर यूनिट वॉल्यूम में डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, कर लेंगे यार, और इसमें बात कर लेते हैं लेट्स से द कैपेसिटी। Let's say the capacity of the given capacitor is C and D is the separation between plates having प्रॉब्लम हो रही है क्या भैया? भैया हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटीज इक्वल्स टू सिग्मा। ठीक है, सारी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, लैंग्वेज आपको जस्ट एकदम उतारनी है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि मैं इसको रफ कर दूंगा एकदम जादुई डस्टर से, अपने इसको रफ कर दूंगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए आपको सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला लिखना होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एनर्जी कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर्ड है वो कितनी है? U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको क्यू भी चाहिए और सी भी चाहिए। क्या चाहिए आपको? क्यू भी चाहिए और सी भी चाहिए। तो ठीक है, क्यू निकालेंगे तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। सिंस क्यू इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ए, और सिग्मा जो है वो हो जाएगा E इंटू एप्सिलॉन नोट। सिग्मा हो जाएगा E इंटू एप्सिलॉन नोट, और एरिया ऐसे ही लिखा रह जाएगा, ये आपके पास Q चल रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर दिखा देते हैं, एंड कैपेसिटी चाहिए थी। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। पुट दीज टू वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यूज ऑफ C एंड Q इन इक्वेशन फर्स्ट। जरा भाई पुट करके बताना क्या होगा? U इज इक्वल टू हाफ Q का स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो E का स्क्वायर, एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर एंड एरिया का स्क्वायर। बहुत बढ़िया।
नीचे था आपके पास c, तो c की वैल्यू पुट करो a एप्सिलॉन नोट अपॉन d। एक एप्सिलॉन नोट से एक एप्सिलॉन नोट कट जाएगा, एक एरिया से एक एरिया कट जाएगा, यहाँ सब कट चुका है, d बचा, अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई करने में, तो आपके पास u आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर a इंटू डी। ठीक है, अब देखिएगा एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया एक प्लेट का एरिया इंटू डिस्टेंस, तो ये वॉल्यूम नहीं हो गया। जब एरिया में डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम नहीं बन जाता। यस, दिस इज वॉल्यूम। तो आप कहोगे एनर्जी डेंसिटी, मैं ऊपर का रफ कर दे रहा हूँ, ऊपर लिख के दिखाऊंगा, मज़ा तभी आएगा। तो आप कैसे लिखोगे इसको ऊपर? इसको ऊपर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा अभी बता दो। तो आपको करना होगा ये u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर a इंटू डी। ठीक है, तो ये आपके पास है वॉल्यूम। तो आप कहोगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को आपको क्या लेना है? यूनिट। अब यूनिट तभी आएगा जब आप इसको 1 कंसिडर करोगे। तो ये होता है स्मॉल u, दैट इज कैपिटल U अपॉन ए डी। तो कैपिटल U अपॉन ए डी की वैल्यू यहाँ से निकालो, कैपिटल U अपॉन ए डी आपके पास आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नोट ई का स्क्वायर, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। तो ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। देखिए मैंने आपको बता रखा था मैक्सिमम केसेस में जितनी भी एनर्जी होती है सबका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है? ml/t-2। अगर यहाँ तक भी आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ तक कैलकुलेट करोगे तो एनर्जी का फॉर्मूला यही आएगा ml/t-2। लेकिन एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए उसका फॉर्मूला जो है ना ml/t-2 नहीं आएगा। तो ठीक है, एनर्जी डेंसिटी अल्टीमेटली हुआ क्या? देखो ये सीट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम कह सकते हैं, इसको रफ कर देते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड may be regarded as seat of electric field having energy density U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर, ये भी कह सकते हो। और ये भी कह सकते हो रिगार्डेड एज सीट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, हैविंग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था, कुछ भी नहीं करना था इसमें, सिंपल सा। आपके पास क्यू स्क्वायर अपॉन 2c था, ये एनर्जी का फॉर्मूला, तो क्यू की वैल्यू निकाल लो, सी की वैल्यू निकाल लो। क्यू इज इक्वल टू क्या था आपके पास? सिग्मा इंटू ए, सिग्मा हो जाएगा ए इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू ए, बस क्यू निकल कर आ गया। और सी आपके पास पता ही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता है ए एप्सिलॉन नोट डी, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी, बस पुट कर दो वैल्यू, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो यार पूछने की कोशिश करो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मेरे प्यारे बाबू, आपको इसमें एक बात तो समझ में आ ही चुकी है कि एनर्जी डेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म आ चुकी है। इट मीन्स एनर्जी डेंसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। इससे क्या मतलब हुआ? इससे ये मतलब हुआ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है या फिर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो ये एनर्जी डेंसिटी का मतलब यही हुआ कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट होगी। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? चलो कोई बात नहीं है, आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे क्या देखोगे आप? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जो आपका अगला टॉपिक था। क्या था आपके पास? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक होगा लूज ऑफ
एनर्जी बाय ट्रांसफर ऑफ चार्ज। चार्ज ट्रांसफर होने पर एनर्जी में कितना लूजनेस आएगी। तो पहले देख लेते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या? चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब यही है कि अपने आप को ट्रांसफ़र कराएगा। अगर पॉसिबल होगा तो ट्रांसफ़र कराएगा, अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब वो किस तरह से ट्रांसफ़र करेगा? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई एक पानी की टंकी है, वो कुछ इस हाइट पर रखी हुई है। अरे क्या बना दिया मैंने, ये गोले पे कैसे टिक जाएगी टंकी? मान लेते हैं ये आपकी एक पानी की टंकी है, वाटर टैंक है, यहाँ रखा हुआ है, और एक दूसरा वाटर टैंक है जो यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर भी थोड़ा पानी है और इसके अंदर भी थोड़ा पानी। अब आपने इसको पाइप से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? पाइप से। ठीक है, पाइप से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? अगर ये देखो ये हाई पोटेंशियल एनर्जी है इसकी और इसकी लो पोटेंशियल एनर्जी है, तो वाटर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं आपको एक केस और दिखा देता हूँ कि दोनों पास में ही रखी हुई है, एक के पास ज़्यादा पानी है, यहाँ तक पानी है, और एक के पास यहाँ तक पानी है, और आपने इसको यहाँ से जोड़ दिया, तो गाइज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ को वाटर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से कम होता चला जाएगा और यहाँ से बढ़ता चला जाएगा। और जब दोनों के लेवल सेम हो जाएंगे तो पानी का ट्रांसफ़र रुक जाएगा। इट मीन्स फाइनल पोजीशन आपको वाटर की कुछ इस तरह से दिखाई देगी, एक ही लेवल पर। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस था। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस था तो अमाउंट ऑफ वाटर हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ को ट्रांसफ़र हुआ है। हाई से लो की तरफ कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। आपके पास दो कैपेसिटर होंगे। कितने होंगे? दो कैपेसिटर होंगे। उन दोनों कैपेसिटरों का कैपेसिटेंस अलग अलग होगा। अब जाहिर सी बात है, दो कैपेसिटर हैं, कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो कैपेसिटेंस तो खुद ये कहती है कि भाई मैं तो एबिलिटी हूँ कि कितना चार्ज होल्ड कर सकती हूँ। अब दोनों की अलग अलग है तो इसका मतलब दोनों अलग अलग अमाउंट होल्ड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक कैपेसिटर ये रहा और दूसरा कैपेसिटर आपके पास कुछ ये रहा। ठीक है, आपके पास दोनों कैपेसिटर आ गए। आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, एक कुछ इस तरह का आपने पॉजिटिव चार्ज। आपने इसको भी चार्ज दे दिया। वाह, दोनों को चार्ज दे दिया। ठीक है, अब इस पर चार्ज की अमाउंट कुछ और होगी, इस पर चार्ज की अमाउंट कुछ और होगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कुछ और है और इसकी कैपेसिटी कुछ और है। ये कैपेसिटर नंबर 2 है, ये कैपेसिटर 1 है। ठीक है, अब आपने इसकी कैपेसिटी C1 लिख दी और इसकी कैपेसिटी C2 लिख दी। मान लेते हैं इसके पास Q1 चार्ज है तो इसके पास चार्ज कितना होगा? Q2। ठीक है, जब इसके पास अपना अलग चार्ज है, अलग कैपेसिटी, तो इसका पोटेंशियल भी अलग होगा, इसका पोटेंशियल भी अलग होगा। अगर मैं इसके कैपेसिटी की बात करता हूँ तो C1 इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर होता है ना Q इज इक्वल टू CV। अगर मैं यहाँ से Q1 की बात करता हूँ तो चलो Q1 की बात कर लो, तो Q1 हो जाएगा C1 V1, और यहाँ की बात करोगे तो Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा C2 V2। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। यस, दिख रहा है। तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। अब आपने क्या किया? तो बिफोर कनेक्टिंग दिस टू कैपेसिटर बाय ए थिन वायर से कनेक्ट करने से पहले इसका चार्ज Q1 था, कैपेसिटी V1 थी और C1 थी और पोटेंशियल था V1। ऐसे दूसरे वाले कैपेसिटर का चार्ज Q2 था, कैपेसिटी C2 थी और पोटेंशियल था V2। तो हम वही बात लिखेंगे यहाँ को, बिफोर कनेक्टिंग द कैपेसिटर को कनेक्ट करने से पहले आपने कैपेसिटर को कनेक्ट ही नहीं किया तो क्या होगा? इसका चार्ज कितना होगा इन दोनों पर? भाई चार्ज की अगर बात करें तो एक पर होगा Q1। ठीक है, यहाँ दिखाई दें 1 की बात करेंगे, यहाँ 2 की बात करें तो 1 पर चार्ज कितना होगा? Q1। दूसरे पर कितना होगा? Q2। ठीक है, यहाँ दिखा दो यार,
चार्ज, और अगर कैपेसिटी की बात करोगे तो कैपेसिटी इसकी हो जाएगी C1, इसकी हो जाएगी C2। पोटेंशियल की बात करें तो इसका हो जाएगा V1, इसका हो जाएगा V2। अगर मैं आपसे कैपेसिटी की बात करूं तो माय डियर कैपेसिटी चेंज नहीं होती है, ये तो एबिलिटी है ना कितना चार्ज होल्ड कर सकती है, तो कैपेसिटी चेंज नहीं होगी अगर मैं इसको वायर से कनेक्ट कर दूं। जिस तरह से आपने दो पानी की टंकियों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया था तो हायर से लोअर की तरफ को वाटर का ट्रांसफ़र हुआ था ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं V1 का पोटेंशियल V2 से ज़्यादा है। जब V1 का V2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका हाई पोटेंशियल है और आपने इसको एक थिन वायर से कनेक्ट कर दिया। जब आपने थिन वायर से कनेक्ट कर दिया तो थिन वायर चार्ज का ट्रांसफ़र करेगा क्योंकि पोटेंशियल अलग अलग है, और तब तक चार्ज का ट्रांसफ़र करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो बिफोर है ना, तो पहला ये था बिफोर कनेक्टिंग। अब लिखेंगे आफ्टर कनेक्टिंग बाय थिन वायर। ये एक ऐसा वायर है जिसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, आपने कनेक्ट कर दिया तब चार्ज क्या हो जाएगा भाई, चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो मान लेते हैं Q1 थी तो कनेक्टिंग के बाद इस पर आ चुकी है Q1 डैश। क्यों? क्योंकि भाई इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा थी तो चार्ज ट्रांसफ़र होना शुरू होगी, इसके ऊपर चार्ज कम थी तो इसकी चार्ज बढ़ेगी, इसकी चार्ज घटेगी, ठीक है। तो Q1 की चार्ज कम होगी, Q2 की चार्ज कम बढ़ती चली जाएगी। तो क्या होगा, इसकी फाइनल आफ्टर कनेक्टिंग दिस, तो इसकी फाइनल चार्ज भी तो कुछ आएगी, तो वो मैंने मान ली Q1 डैश आएगी। तो सेकंड वाले की कितनी हो जाएगी, Q2 डैश हो जाएगी। चार्ज की बात हो गई। कैपेसिटी की अगर बात करें तो मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, कैपेसिटी तो भाई खुद की प्रॉपर्टी, कैपेसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करूँगा तो पोटेंशियल मैंने आपको बताया था पोटेंशियल सेम हो चुका होगा, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफ़र पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हुआ था ना। जिस तरह से पानी का ट्रांसफ़र पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हुआ था, और जब पानी का लेवल सेम हो चुका था, दोनों पे सेम हो चुका था, तब आपने कहा था कि अब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, सही है। एक में पानी ज़्यादा था तो उसका ज़्यादा पोटेंशियल, एक में कम था उसका कम पोटेंशियल। जब दोनों का लेवल सेम हो चुका है तो इसका मतलब अब पोटेंशियल सेम हो चुका है, दोनों का सेम। तो ऐसे ही यहाँ हुआ है, जब चार्ज ट्रांसफ़र हो रही थी तो चार्ज ट्रांसफ़र होने के बाद इसका पोटेंशियल कम होता गया, इसका पोटेंशियल बढ़ता चला गया, और ये तब तक हुआ जब तक दोनों के चार्ज मतलब दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। तो इसको बोलेंगे हम कॉमन, कौन सा, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, कॉमन पोटेंशियल। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, भाई नेचर है, नेचुरल चीज़ है, एक के पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एक के पास बहुत कम है। कनेक्ट करोगे तो यार बड़ा वाला तो छोटे वाले की सहायता ही करेगा, हेल्प करेगा। तो ये हेल्प करता है छोटे वाले की, ताकि इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज़ करे, इसकी एनर्जी भी इंक्रीज़ करे। तो ये था आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन तो आपने चार्ज कर दिया, अगर मैं चार्ज निकालना चाहूँगा कि भाई अब तू मुझे बता, इसका बताता हूँ, Q1 डैश तू कितना हुआ, तो आप कहोगे C1, तो C1 थी, लेकिन अब V हो जाएगा। V मतलब इसका पोटेंशियल फाइनल वो जो होगा वो होगा V। ऐसे इसकी बात करूँगा, भाई तेरे साथ क्या हुआ, तो ये तो मज़े आ चुके हैं, तो ये कहेगा यस मुझे मज़े आ गए, Q2 डैश इसका पोटेंशियल हो गया। तो इसकी कैपेसिटी की बात करोगे तो कैपेसिटी तो C2 रहेगी, लेकिन इसका पोटेंशियल भी इसके बराबर हो चुका, इट मीन्स V। अगर इन दोनों का रेशो देखते हैं तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश ये फाइनल चार्जेस थे, तो Q1 डैश हो जाएगा C1V और Q2 डैश हो जाएगा C2V। V से V कट गया, इट मीन्स Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी अच्छे से। अगर समझ आ गई होगी तो बता देना, कमेंट कर देना कि आपने ये चीज़ समझाई, हमें समझ में आ गई। मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट करोगे गाइस, आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए ही चाहिए 2-3 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। ये आपके पास हो चुका। अब आता है इसमें लूज ऑफ एनर्जी। भाई ऐसा जब ऐसा हुआ है तो चार्ज के ट्रांसफ़र होने में एनर्जी लूज़ भी हो सकती है।
अब वो कैसे हो सकती है, वायर के अंदर जब ट्रांसफ़र होगा चार्ज तो वायर भी तो अपने पास रेजिस्टेंस रखता है, तो थोड़ा बहुत वो भी तो चार्ज को ट्रांसफ़र करने में अपने आप में रेजिस्टेंस लगाएगा, तो चार्ज को ट्रांसफ़र करने में थोड़ा रेजिस्टेंस लगेगा। जब रेजिस्टेंस लगेगा तो वो चार्ज ट्रांसफ़र होते वक्त हीट की फॉर्म में एनर्जी का लूज़ कर देगा। कौन कर देगा? एनर्जी का लूज़ कर देगा आपका ये वायर। तो एनर्जी का लूज़ भी होगा चार्ज को ट्रांसफ़र होने में। वो कितनी लूज़ हो रही है हम उसी को चेक करने वाले हैं। लूज़ ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ये टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं टॉपिक को। टॉपिक क्या रहेगा? लूज ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, आपको ये समझ आ चुका है ना। तो ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। स्पेस कम है ना, इसीलिए आपको पूरा डेरिवेशन करा के मुझे एक ही बोर्ड पे, इसी बोर्ड पे दिखा देना एक ही बार में। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो लूज ऑफ एनर्जी देखना चाह रहे हैं। शुरुआत में अगर बात करेंगे जब आपने वायर को कनेक्ट नहीं किया था तब एनर्जी क्या होगी, तो लिखेंगे एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखवाना चाहूँगा कि भाई क्या है ये लूज ऑफ एनर्जी क्या है, तो भाई आप यही लिख सकते हो कि चार्ज को ट्रांसफ़र होने में जो एनर्जी के अंदर लॉसेस आ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड लूज ऑफ एनर्जी, वही है आपका। तो भाई वो क्या होगा, इनिशियल एनर्जी चेक करेंगे हम पूरे सिस्टम की और फाइनल एनर्जी चेक करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस क्या कहलाएगा आपका, लूज ऑफ एनर्जी हो जाएगा। तो वही करना चाह रहे हैं, एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कनेक्शन। ठीक है, बिफोर कनेक्शन करने से पहले एनर्जी क्या थी, तो उसको आप कहोगे यू इनिशियल। ठीक है, ये कैपिटल यू है, ये एनर्जी डेंसिटी वाला स्मॉल यू नहीं है, ये कैपिटल यू है, तो आप कहोगे हाफ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एनर्जी की बात करेंगे तो पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी थी C1, उसका पोटेंशियल था V1 स्क्वायर, तो ये एनर्जी हो गई। ठीक है, प्लस क्योंकि आपको पूरे सिस्टम की देखनी है पहली, तो हाफ C2 दूसरे वाले कैपेसिटर की, उसका पोटेंशियल था V2 स्क्वायर। इज़ दैट क्लियर? समझ आ चुका? जल्दी बताइए, समझ आ चुका? यस, अगर समझ आ गया हो तो आगे देखते हैं। तो यहाँ वो लिखेंगे एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कनेक्शन। आपने वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया था, तब उनके पास कितनी एनर्जी थी, तो उनको बोलोगे आप UF। ठीक है, क्या बोलोगे? UF। यहाँ पर एक पार्टीशन बना देते हैं। तो फाइनल एनर्जी कितनी होगी, आप कहोगे हाफ। पहले वाले कैपेसिटर का कैपेसिटी C1 थी, लेकिन पोटेंशियल हो चुका था V स्क्वायर, तो ठीक है हाफ V स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी थी C2, पोटेंशियल था V, फाइनल पोटेंशियल तो ये हो चुका। ठीक है, हाफ V स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा C1 प्लस C2। V स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं तो हाफ। ठीक है, अब पहले V निकाल लेते हैं, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल की अगर वैल्यू निकालने के लिए आ जाए, जिसको आप V कहोगे, तो ऊपर आएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, क्योंकि आपके पास V इज इक्वल टू ये होता है ना, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, टोटल चार्ज था Q1 प्लस Q2 और टोटल कैपेसिटी थी C1 प्लस C2। देखिए Q1 की वैल्यू पुट करेंगे तो C1 V1 हो जाएगा प्लस C2 V2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2। ये बात आपको क्लियर हो गई? जब ये क्लियर हो चुकी है तो ये आपके पास V का फॉर्मूला है, ये पूरा का पूरा क्या है, V का फॉर्मूला। ये V रख दो यहाँ पर, V स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास UF कितना हो जाएगा, UF हो जाएगा हाफ V स्क्वायर की जगह C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब इस पूरे होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या चल रहा था, ये तो आपने V स्क्वायर की वैल्यू पुट की, आपके साथ में चल रहा था C1 प्लस C2। तो
C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो UF इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ C1V1 प्लस C2V2 इस पूरे का होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को अलग अलग लिख दो। अच्छा, ये होल स्क्वायर इसका भी होगा, नीचे वाले का भी होगा, तो नीचे वाले का स्क्वायर चलो मैं अलग अलग काट कर दिखा दूंगा इसको। C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, C1 प्लस C2 ये चल ही रहा है। ठीक है, तो इस पूरे से एक स्क्वायर कट जाएगा तो UF निकल कर आ जाएगा हाफ C1V1 प्लस C2V2 इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। अब आपके पास ये फाइनल एनर्जी है, ये क्या है आपके पास? फाइनल एनर्जी, सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपके पास थी सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको चेंज इन एनर्जी निकालना है, यही तो लूज ऑफ एनर्जी है, तो आप कहोगे यू फाइनल में से है माइनस कर दो यू इनिशियल। यू फाइनल में से आपको क्या करना है? यू इनिशियल माइनस कर दो, तो यू फाइनल की वैल्यू कितनी है? हाफ C1V1 प्लस C2V2 इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 माइनस यू इनिशियल की वैल्यू कितनी थी आपके पास? ब्रैकेट लगा कर दिखाओ। चलो ब्रैकेट मत लगाओ, जब माइनस लगा हुआ है तो ये वाली टर्म भी माइनस हो जाएगी और ये वाली टर्म भी माइनस हो जाएगी। माइनस हाफ C1V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ही मैंने माइनस में लिख दिया। इसको ओपन कर लेते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो दोनों में से हाफ कॉमन ले लो, हाफ आपने कॉमन ले लिया और इसका होल स्क्वायर खोलो। अब आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सुना ही होगा, ये सुना है, कुछ सुना यह सुना हुआ है। खोलते हैं इसको, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला। तो यहाँ पर भी तो यही है, पहले वाले की जगह काम कर रहा है C1V1, तो खोलो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस के 2 C1 C2 V1 V2, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का डबल। ठीक है, और नीचे C1 प्लस C2 ऐसे ही चलेगा, C1 प्लस C2। ठीक है, अब देखो C1 प्लस C2 का एक काम करो, LCM ले लो। C1 प्लस C2 आपने क्या ले लिया? LCM ले लिया। जब आप LCM लोगे, ठीक है, 2 तो बाहर चला गया, इसका भी 2 बाहर चला गया, इसका भी 2 बाहर चला गया। C1 प्लस C2 सिर्फ इस ब्रैकेट के नीचे ही था, अब आप इसके भी नीचे पहुंचाना चाह रहे हो और इसके भी नीचे पहुंचाना चाह रहे हो। ठीक है, मैं रफ में आपको कुछ समझाना चाहूँगा, जैसे 1/2 माइनस 3 प्लस 8 ऐसा कुछ नंबर दे रखा होता तो अपनी तरफ से 1 लगा देते हैं, LCM 2 ले लेते हैं, तो यहाँ तो 1 ही रहता, लेकिन 3 में 2 की मल्टीप्लाई हो जाती है प्लस 8 में भी 2 की मल्टीप्लाई हो जाती है या नहीं हो जाती? तो वैसे ही यहाँ करेंगे। ठीक है, C1 प्लस C2 सिर्फ इस ब्रैकेट के नीचे था, इसके भी नीचे नहीं था और इसके भी नीचे नहीं था। तो अब ये जब इसके और इसके नीचे पहुँचेगा, मतलब सबके नीचे पहुँचेगा, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई भी करके जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे C1 प्लस C2 की किसके साथ? पहले करेंगे C1V1 स्क्वायर के साथ, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे C2, इसको यहाँ दिखा दूँ थोड़ा घुमा करके, माइनस C1 प्लस C2 की मल्टीप्लाई होनी है किसके साथ? C2V2 स्क्वायर के साथ। आई होप आपको दिख रहा होगा, देख लेता हूँ। यस, दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ये हो चुका आपका। अब आपको बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन ही यार इस डेरिवेशन में, और कुछ नहीं है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास क्या हो जाएगा? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, ये तो ऐसे रहेगा। मल्टीप्लाई करो, तो C1 की मल्टीप्लाई C1 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 की तो हो चुकी है, अब C2 ही करो, माइनस C1 C2 V1 का स्क्वायर। ठीक है, इस पूरी ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इस वाली ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, माइनस ये हो जाएगा C1 C2 और V2 का स्क्वायर, ये माइनस में यहाँ दिखा देता हूँ ना, फिर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये हो गई पूरी कैलकुलेशन। और नीचे चल रहा था C1 प्लस C2। ठीक है, अब देखिएगा कुछ कटेगा यहाँ से, यस कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है भाई। C1 C2 V2 स्क्वायर
C1 C2 V2 स्क्वायर, कहीं कट रहा है क्या? C1 C2, ठीक है, तो C1 C2 देख लेते हैं क्या क्या कट रहा है यहाँ। C1 V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर आ गया V1 स्क्वायर, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से कट तो गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कट चुका है। तो दो ब्रैकेट तो यहाँ से बिल्कुल कैंसिल आउट हो चुकी हैं। तो जो बचेगा उसको देख लो, तो डेल्टा U इज इक्वल टू, इसको सही करके लिख लो, हाफ C1 प्लस C2 आपने एक साथ लिख दिया। अंदर जो बचा उसको देख लेते हैं। देखो 2C1 C2 V1 V2, ठीक है, ये बचा 2C1 C2, और C1 C2 इस C के अंदर भी है और C1 C2 इसके अंदर भी है। तो आप एक काम करो, C1 C2 कॉमन ले लो। जब आप कॉमन ले लोगे, C1 C2 आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा यहाँ से बचेगा आपके पास माइनस V2 का स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा आपके पास माइनस V1 का स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा आपके पास प्लस का 2V1 V2, ठीक है, क्योंकि आपने C1 C2 कॉमन ले लिया। बस एक लाइन हो रही है, डेल्टा U इज इक्वल टू, देखो माइनस का V2 स्क्वायर माइनस का V1 स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। माइनस कॉमन ले लूँगा तो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 आ जाएगा। इट मीन्स C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, और अंदर आ जाएगा डिफरेंस ऑफ, किसका डिफरेंस? डिफरेंस ऑफ V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। बस यही था आपके पास, ठीक है। ये डिफरेंस में आ जाएगा क्योंकि ये माइनस में लिखा हुआ ना ये, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है कि ये V1 माइनस V2 का माइनस V, और फिर माइनस में ही माइनस V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर था, कुछ इस तरह से था, ठीक है। या फिर माइनस कॉमन ले लोगे तो आपके सामने निकल कर आ जाएगी क्या है। लेकिन इसको हमें, अब एनर्जी है ना, तो एनर्जी को हमें इसको प्लस में दिखाना होगा, इसके मोड को, इसलिए हम डिफरेंस दिखा रहे हैं यहाँ पर, V1 माइनस V2 का डिफरेंस, V1 माइनस V2 का डिफरेंस। आपको एक बार देख लेता हूँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ये आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं इसको एडजस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, हल्का सा, तो इसको एडजस्ट कर देते हैं। ये अब दिख रहा होगा आपको पूरा कंप्लीट। यस, हाँ, अब आपको कंप्लीट दिख रहा है। तो इसमें क्या था, एक्चुअल में आप क्या करते हो, U फाइनल माइनस U इनिशियल क्या था। अगर आप U इनिशियल माइनस U फाइनल करते तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये माइनस वाली प्रॉब्लम भी नहीं आती, आपको खुद ही पता लग जाता, ठीक है। तो इसमें कुछ करने नहीं होता। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में आपको ये देखना होता है शुरुआत में सिस्टम की एनर्जी कितनी थी और फाइनल एनर्जी कितनी हो गई। अगर आप इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस निकालोगे, अल्टीमेटली आपको यहाँ डिफरेंस चाहिए होता, एनर्जी में कितना डिफरेंस आया, है ना। आपको ये ही नहीं करना कि फाइनल माइनस इनिशियल ही करना पड़ेगा, आपको सिर्फ डिफरेंस देखना। इसलिए ये मैंने डिफरेंस के साथ दिखा चुका हूँ। तो आपने क्या किया, इनिशियल एनर्जी लिख दी सिस्टम की और फाइनल एनर्जी लिख दी। इसमें कॉमन पोटेंशियल वाला आया तो आपने कॉमन पोटेंशियल का अलग सा फॉर्मूला निकाल करके पुट कर दिया। फिर आपने इसको सही करके देख लिया, कैलकुलेट कर लिया। फिर आपने क्या किया, चेंज इन एनर्जी निकाली, U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल की वैल्यू रख दी, U इनिशियल की वैल्यू रख दी, एलसीएम ले लिया आपने, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद पूरे सिस्टम का एलसीएम ले लिया, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में जाएगी ब्रैकेट, जिस तरह से ये दिखाई है मैंने, और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में जाएगी। बस यही करना था आपने, इसका होल स्क्वायर यहाँ ओपन कर दिया। तो ये तो आपने ऐसे लिखा रहने दिया, 1 2 3 इन टर्म्स को आपने ऐसे लिखा रहने दिया। इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे की तो ये आ चुका, इसकी मल्टीप्लाई फिर इसके साथ की तो कुछ ये आया, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। जो कटा वो आपने काट दिया, जो बचा उसमें से आपने C1 C2 कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये बचा। ये माइनस का V2 स्क्वायर, अगर यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से आ जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन माइनस जो बाहर आएगा तो आपको माइनस हटा देना, क्यों? क्योंकि आपको डिफरेंस चाहिए था, आपको साइन वाइन का इसमें रोल नहीं देखना, सिर्फ डिफरेंस चाहिए। तो एनर्जी का डिफरेंस कितना आ जाएगा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB आ जाएगा, तो ये A माइनस B का होल स्क्वायर होता है। तो कुछ इस तरह से आपका डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। तो ये एनर्जी का जो लॉस आया है, ये किस में आया होगा, लूज एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ पर लूज़ की गई होगी? मैंने कहा जब चार्ज ट्रांसफ़र होंगे वायर के थ्रू, तो वायर के अंदर लूज आ सकते हैं, और ना वायर के अंदर ये लूज जो हो रही है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकती है। आपको वायर गर्म दिखाई देगा, जितना वायर आपको गर्म लगेगा इट मीन्स उतने ज़्यादा लूजेज आ रहे हैं,
ठीक है, तो ये था, और ये हमारी वीडियो का आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक भी था, और मैं थक भी चुका हूँ वीडियो बनाते बनाते। तो ये आपकी लास्ट टॉपिक थी, आपने क्लियर कर दी है। तो आज आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं, सीखने को आपको बहुत कुछ मिला होगा आई होप इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।